दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल इस घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस भारतीय संविधान की क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सॉल्यूशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो यह क्लास आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इससे पहले यदि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आप एक साथ में इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। 50 नंबर तक पिछली क्लास में हमने किया था और आज हम 51 नंबर से करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। सी, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। डी, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। बी, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। सी, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। डी, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, ये वाला ऑप्शन दिया है, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोष रोपण कर सकता है। सी, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और ध्यान है कि आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कल जो पिछली क्लास में चला था वही चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। बी, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। सी, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। डी, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण किया कि उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है तो होगा इसका राइट आंसर हमारा ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर हमको कथन या कारण के रूप में बताना है, कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है।
कथन दिए गए हैं दो हमारे। पहला कथन दिया गया है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर यह परिभाषित करता है या नहीं करता है, तो अगर देखा जाए तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, परिभाषित नहीं करता है। नंबर 2 देखते हैं, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला राइट हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है तो पहला ही गलत हो जाएगा, दूसरा यूँ गलत है, दूसरा सही है तो बी वाला राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, सी, समस्त न्यायालयों द्वारा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है? ए, केवल भारत में, बी, केवल यूके में, सी, केवल यूएसए में, डी, भारत और यूएसए दोनों में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, और कथन कारण के माध्यम से इसका राइट आंसर हमको कोड के माध्यम से बताना है। तो देखते हैं, पहला अभिकथन क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। बिल्कुल सही है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण दिया गया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन करें और कोड की सहायता से आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है, कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, इसलिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। नहीं, यह ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन व्याख्या अभिकथन की कारण नहीं कर रहे। इस प्रकार हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? ए, वैधिक प्रक्रिया, बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी, विधि का शासन, डी, दृष्टांत और अभिसमय, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। व्याख्या देखेंगे एक बार इसकी हम। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त विधायकों या शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई हैं या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्य कहीं रखता है। सी, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसमें हमारा सही उत्तर निकल कर आएगा बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ए, राष्ट्रपति को। बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। सी, लोकसभा अध्यक्ष को। डी, सर्वोच्च न्यायालय को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, सर्वोच्च न्यायालय को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए, राष्ट्रपति। बी, संसद। सी, मंत्रिपरिषद। डी, सर्वोच्च न्यायालय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ए, संसद। बी, राष्ट्रपति। सी, सर्वोच्च न्यायालय। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका भी राइट आंसर होगा हमारा सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कंडीशनल है? ए, भारत का राष्ट्रपति। बी, भारत का प्रधानमंत्री। सी, लोकसभा सचिवालय। डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा हमारा डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? ए, राष्ट्रपति में। बी, लोकसभा में। सी, सर्वोच्च न्यायालय में। डी, मंत्रिमंडल में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है जिसमें, तो वह हो जाएगा हमारा सी, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? चारों ऑप्शनों में से देखें। ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद। बी, राज्यों के परस्पर विवाद। सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ए, 74। बी, 56। सी, 16। डी, 32। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, 32। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? ए, भारत के राष्ट्रपति को। बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। सी, संसद को। डी, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, संसद को।
अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सी, संसद द्वारा विधि बनाकर, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? ए, प्रधानमंत्री को, बी, राष्ट्रपति को, सी, किसी भी उच्च न्यायालय को, डी, उपर्युक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। ए, खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी, खंड 11 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी, डी, खंड ए अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, नंबर बी, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, सी, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, डी, उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ए, अपनी पहल पर, बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, डी, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। नंबर 1, स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में। नंबर 2, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। नंबर 3, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ हमारा 2 ऑप्शन सही है या गलत है। तो जब 2 सही हैं तो सिर्फ हमारा बी वाला आएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए, अनुच्छेद 142, बी, अनुच्छेद 143, सी, अनुच्छेद 144, डी, अनुच्छेद 145। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा।
भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? ए. भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी. संसद के सदस्य द्वारा, डी. राज्यपाल द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ए. राष्ट्रपति, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. उच्च न्यायालय, डी. इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. सर्वोच्च न्यायालय को। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने जो पिछला क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि उसके कुछ आंसर सही नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसी विषय से संबंधित है? ए. सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, बी. मूल ढांचे का सिद्धांत, सी. अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, डी. अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? ए. अनुच्छेद 355, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 256, डी. अनुच्छेद 257। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन है, TDS-AT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है? ए. ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बी. ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, सी. हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, डी. केवल सुप्रीम कोर्ट में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? ए. BP सिन्हा, BB गजेंद्र गड़कर, SR दास, बी वाले ऑप्शन में, और सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यदि हम इनमें से देखें तो कौन सा था या इनका क्रम क्या है, तो इनका क्रम होगा AHL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। तो यह राइट ऑप्शन है, यहाँ पर डी वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? ए. जस्टिस फातिमा बीबी, बी. जस्टिस सुजाता मनोहर, सी. जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, डी. जस्टिस रोमा पाल। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी. जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? ए. DY चंद्रचूड़, बी. AM खानविलकर, सी. L नागेश्वर राव, डी. अशोक भूषण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी. L नागेश्वर राव।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? ए. न्यायमूर्ति A.K. पटनायक। बी. न्यायमूर्ति R.V. रविंद्रन। सी. न्यायमूर्ति S.K. झा। डी. न्यायमूर्ति A.K. माथुर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. न्यायमूर्ति S.K. झा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए. संसदीय एक्ट के द्वारा। बी. संवैधानिक संशोधन के द्वारा। सी. न्यायिक पहल द्वारा। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, यह गलत हो जाएगा। नंबर 2, न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी कि PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो यह नंबर 2 वाला सही है। नंबर 2 सही होगा तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ए. केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। बी. केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में। सी. केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में। डी. उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी. उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन, लोक हितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, यानी कि किस देश से इसका उद्गम हुआ था? ए. ऑस्ट्रेलिया। बी. भारत। सी. USA। डी. UK। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. USA से। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? ए. कनाडा। बी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सी. यूनाइटेड किंगडम। डी. ऑस्ट्रेलिया। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि USA से जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? ए. प्रतिबद्ध न्यायपालिका से। बी. जनहित याचिका से। सी. न्यायिक पुनरावलोकन से। डी. न्यायिक स्वतंत्रता से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. जनहित याचिका से। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL दोनों से संबंधित है, तथा वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित स्तर विकल्प बी हमारा राइट है। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखी होगी और आपको यह क्लास कैसी लगी है, इसके क्वेश्चन कैसे लगे हैं। यह सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो UPPCS RO
आदि एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और आप सभी लोग को यह क्लास कैसी लगी है आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में ही इस क्लास को लाइक कर दें। क्लास यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इसके साथ में जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें से क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं रेलवे के लिए, और बायोलॉजी की कंप्लीट होने वाली हैं जो हमने 11 क्लासेस कर ली हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर जाकर। आप सभी लोग इसकी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को वह क्लासें कैसी लगती हैं आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, जीव विज्ञान की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।